हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, विशेष विज्ञानीय अध्याय। इससे पहले मैंने पदार्थ विज्ञान के 6 चैप्टर चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आज चैप्टर नंबर 7 है विशेष। तो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि सामान्य विशेष ये दोनों चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। तो सामान्य क्या होता था? सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम। तो जो सभी भावों की वृद्धि करता था वो सामान्य होता था। और ह्रास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपसितु, ये एक श्लोक था। तो इसमें जो ह्रास का कारण है, मतलब कि जो शरीर में कमी करता है भावों की, तो वो उसे विशेष कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, विशेष वह तत्व है जो किसी द्रव्य गुण कर्म का ह्रास का कारण हो। ह्रास मतलब कमी, कमी का कारण हो, वस्तुओं को पृथकत्व का भाव उत्पन्न करे, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने का भाव उत्पन्न करे, उसे विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चरक संहिता के अनुसार विशेष का स्थान दूसरा माना गया, क्योंकि चरक संहिता ने षट पदार्थ की संख्या जो 6 मानी थी, तो उसका कर्म क्या था मैंने आपको बताया था, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। तो सामान्य पहले स्थान पर था और विशेष दूसरे स्थान पर था। अब उन्होंने, वैशेषिक दर्शन ने विशेष सामान्य को क्या माना था? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय में। तो इन्होंने विशेष जो था उसको 5वें स्थान पर माना है। ये देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, इन्होंने चरक संहिता ने जो दूसरे स्थान पर माना है, और वैशेषिक दर्शन ने षट पदार्थ हैं जो उनमें विशेष को 5वें स्थान पर माना है। इसके बाद हम देखते हैं कि विशेष का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ पे हुआ। सबसे पहले विशेष का वर्णन कैसे हुआ? परमाणुओं, परमाणु मतलब एक तरीके से, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो परमाणु एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एटम, जो एटम्स होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स, तो जो एटम होते हैं, तो परमाणु के सिद्धांत में सर्वप्रथम विशेष का वर्णन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से विशेष के द्वारा ही अलग बताए गए हैं। मतलब कि जैसे एक एटम दूसरे एटम से अलग अलग बताया गया है, तो वो किसके द्वारा बताया गया है? विशेष के द्वारा ही बताया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम विशेष शब्द की निरुक्ति देखते हैं। तो विशेष शब्द की निरुक्ति पेपर में आती नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़नी। अब यहाँ पर ये देखिए, विशेष के लक्षण। तो ये विशेष के लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेष के लक्षण आपको तर्क संग्रह के अनुसार विशेष के लक्षण देखने हैं। नित्य द्रव्यम प्रवृत्तियो विवर्तका विशेष, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो जो मतलब नित्य, विवर्तक का अर्थ होता है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं को अलग करे। तो जो नित्य है द्रव्य में, मतलब कि विवर्तक है, विवर्तक मतलब कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अलग करे, तथा उनकी एक को विशेष, मतलब कि उनकी अलग को विशेष करे, उसे विशेष कहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, जो विशेष क्या होता है? जो नित्य है, मतलब कि द्रव्य है कोई, वो एक द्रव्य, ये समझ लीजिए 2 द्रव्य है। ये समझ लीजिए एक द्रव्य गाड़ी है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। तो जो दोनों को अलग करने का जो भाव होता है कि ये गाड़ी है और ये बॉल है, तो इन दोनों को अलग करने का जो भाव होता है उसी को विशेष कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु परमाणु आकाश काल दिशा आत्मन काल दिशा, ये 9 कारण द्रव्य जो मैंने आपको बताए थे, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मन काल दिशा, तो वह नित्य द्रव्यों में रहने वाले परमाणु, जो उनके अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु इन द सेंस एटम्स। तो जो एटम्स होते हैं, तो उनको एक एटम को दूसरे एटम से जो अलग करे उसे ही विशेष कहा गया है। अब यहाँ पर विशेष का एक उदाहरण दिया गया है कि एक पृथ्वी परमाणु, मतलब एक पृथ्वी एटम दूसरे पृथ्वी परमाणु, मतलब पृथ्वी एटम से अलग जो करता है उसे विशेष कहा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है, बुक में जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा हुआ है बस आपको वही पढ़ना है पेपर के लिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं कि लाइन बाई लाइन पूरी बुक पढ़नी, जितना मैंने अंडरलाइन करा गया है ये मोर देन इनफ है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक गाय चराने वाला जो अपनी एक एक गाय की विशेषता उसे कैसे पहचानता है? देखिए मैं इसे बताता हूँ। समझ लीजिए गाय चलाने वाला है, तो जो गाय चराता है तो उसके पास बहुत सारी गायें होती हैं, तो वो अपनी हर एक गाय को अलग अलग कैसे पहचान सकता है? वो विशेष के द्वारा ही अपनी अलग अलग हर एक गाय को अलग अलग पहचान सकता है।
यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि जैसे अगर गाय के साथ कोई घोड़ा बकरी हो तो उनकी सामान्यता से, अगर समझ लीजिए हमने गाय को देखा, बहुत सारी गायें हैं तो वो गाय होती हैं। अब यहाँ पर अगर गाय के साथ कोई घोड़ा बकरी आदि भी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पशु। और अगर पशु के साथ मनुष्य भी आ जाए तो उसे हम प्राणी कहते हैं। और अगर प्राणियों के साथ अगर प्राणी के साथ कोई वस्तु आ जाए जैसे कि लकड़ी, मेज, चेयर, टेबल आदि जो है, तो उन्हें हम द्रव्य कहेंगे। यहाँ पर ये लिखा देखो, यहाँ पर डायग्राम से बताया गया है कि जो गाय हैं वो एक गाय दूसरी गाय से अलग किसके कारण होती हैं, विशेष के द्वारा ही एक गाय दूसरे गाय से अलग होती है। मतलब कि जो उनके गुणों में अंतर होता है वो विशेष के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन ने पदार्थ में विशेष बताया है। जो वैशेषिक दर्शन है उन्होंने विशेष का वर्णन करा है। चरक संहिता ने बुद्धि का विशेष बताया है, मतलब बुद्धि का विशेष चरक संहिता ने बताया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है चरक संहिता के अनुसार विशेष के लक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यूनिवर्सिटी पेपर में आ जाते हैं कि सामान्य विशेष के लक्षण का वर्णन करें चरक संहिता के अनुसार। तो सामान्य का मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। अब इसमें मैं आपको विशेष बता रहा हूँ कि विशेष के लक्षण क्या होता है। तो विशेष क्या होता है, ह्रास हेतु विशेष, मतलब जो कम करने का कारण हो उसे विशेष कहते हैं। समझ लीजिए शरीर में जो सप्त धातु होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अगर उनमें से किसी की वृद्धि हो गई, समझ लीजिए किसी के शरीर में मांस बढ़ गया या मेद बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया, तो उसे कम करने के लिए जिसका सेवन कराया जाए तो उसे ही हम विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विशेषस्तु पृथक तत्व, मतलब कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने के भाव को ही विशेष कहते हैं। जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने के वाली बुद्धि होती है तो उसे ही विशेष कहा जाता है। अब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने वाली बुद्धि का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आपके पास एक बॉल है और आपके पास एक लकड़ी का, समझ लीजिए कोई भी चीज़ है लकड़ी की, तो वो दोनों चीज़ जो है आपको एक दोनों अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग किस भाव से है, विशेष के द्वारा ही दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है विशेषस्तु विपर्याय, मतलब जो विपरीत भाव का बोध करे उसे विशेष कहते हैं। जो विपरीत भाव का बोध करे उसे विशेष कहते हैं। ये तीनों श्लोक आपको याद करने हैं और इसका ये भी याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ जाता है कई बार लॉन्ग में, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। इसके बाद यहाँ पर विशेष के भेद, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है कि विशेष के भेद बताइए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है कई बार। अब यहाँ पर ये देखिए विशेष के भेद क्या क्या होते हैं। ये चरक संहिता के अनुसार विशेष के भेद का वर्णन किया गया है। द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष, 3 विशेष होते हैं। जैसे सामान्य में मैंने आपको पढ़ाया था द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, ऐसे ही विशेष भी 3 होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। अब यहाँ पर देखिए द्रव्य विशेष किसे कहते हैं। द्रव्य विशेष कहते हैं जो द्रव किसी द्रव्य का घटाने का कार्य करे, मतलब जो शरीर में जो द्रव होते हैं वो किसी को घटाने का कार्य करें, उसे द्रव विशेष कहा जाता है। ये शरीर में मांस की वृद्धि कर, अगर शरीर में समझ लीजिए मांस बढ़ रहा है तो शरीर में मांस को कम करने के लिए हम अस्थि का सेवन करेंगे। अस्थि मतलब अस्थि ये नहीं कि हम हड्डियों को पीस के देंगे, हम शंख जो होता है वो अस्थि के गुण वाला होता है। शंख, मोती आदि द्रव्यों से, जो द्रव्य हैं उनसे उनका सेवन कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुण विशेष। गुण विशेष क्या होता है, जिन जिन गुणों का प्रयोग किसी चीज़ को घटाने के लिए किया जाए तो उन्हें गुण विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे शरीर में वात की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तेल का गुण, जो वात का गुण है वो रूक्ष और शीत है, और तेल का गुण क्या होता है, स्निग्ध और गुरु और उक्ष। तो जो तेल है वो वात की शमन करता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है गुणों के विपरीत जो गुण शरीर में, जिन गुणों के कारण शरीर में घटाने का विशेष का कार्य हो उसे गुण विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर कर्म बताया गया है, जिन कर्मों का प्रयोग करके शरीर में किसी द्रव्य को घटाया जाए उसे कर्म विशेष कहते हैं। जैसे शरीर में कफ की वृद्धि होने पर हम क्या कर्म करेंगे,
व्यायाम करेंगे। तो व्यायाम एक कर्म है, तो कर्म, इसे कर्म विशेष कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विशेष के भेद। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विशेष के दो भेद बताए गए हैं, विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं विरुद्ध विशेष क्या होता है। अगर हम देखें विरुद्ध विशेष क्या होता है, तो शरीर में जो ह्रास करने का कारण है, वात के विपरीत जो गुण वाले द्रव्य हैं उनसे वात का शमन होता है। मतलब जो शरीर में कमी करते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, जो शरीर में कमी करते हैं तो उन्हें हम विरुद्ध विशेष कहते हैं। अब अविरुद्ध विशेष किसे कहेंगे? अविरुद्ध विशेष ह्रास या वृद्धि का कारण नहीं होता। मतलब कि ये विशेष तो होता है लेकिन ये शरीर में ह्रास मतलब कमी का कारण नहीं होता। जैसे कि समझ लीजिए एक लकड़ी है, तो लकड़ी को लोहा, तो लोहे, इन दोनों में भिन्नता होती है, दोनों विशेष हैं, लेकिन ये शरीर में ह्रास और वृद्धि जो इनका कारण नहीं होता है, तो इसे हम अविरुद्ध विशेष कहेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चिकित्सा में विशेष का क्या महत्व है। तो चिकित्सा में सिद्धांतों में विशेष का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो विपरीत चिकित्सा विशेष के द्वारा ही की जाती है। अब ये तो देखो आपको पता ही है, मैंने अब तक आपको इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने जितना आपको बताया उसमें से, कि जैसे शरीर में मांस की वृद्धि होती है या मेद की वृद्धि होती है। मेद मतलब एडिपोज टिश्यू, जो शरीर में मोटापा उत्पन्न करते हैं, या शरीर में किसी भी चीज़ की वृद्धि होती है, मतलब वो अगर शरीर में अपनी क्वांटिटी से अधिक बढ़ते हैं, तो उसको कम करने के लिए हम विशेष का ही प्रयोग करेंगे। तो विशेष के द्वारा जो शरीर में चीज़ों की वृद्धि हो रखी है, जो हमें हमारे बॉडी में रोगों की उत्पत्ति करने का कारण है, तो उसको कम करने के लिए हम विशेष द्रव्य का प्रयोग करेंगे। अब विशेष में क्या, उनके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का सेवन कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ लिखी हुई है कि द्रव्य विशेष का आधार मानकर चिकित्सा मांस की वृद्धि में अस्थि आदि का प्रयोग किया जाता है, और विष को कम करने के लिए हम अश्व मूत्र, अश्व मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़े के मूत्र का प्रयोग किया जाता है। श्लेष्म मतलब कि कफ की वृद्धि होने पर शारकम किया जाता है। और यहाँ पर देखिए अब गुण विशेष के उदाहरण दिए गए हैं। गुण विशेष में क्या होता है? गुण विशेष में होता है कफ की वृद्धि होने पर हम लघु मतलब हल्का फुल्का, रूक्ष रूखा तथा उष्ण गर्म आहार विहार का सेवन कराएंगे। तो क्योंकि ये जो कफ है वो स्निग्ध से द्रव्यों से वो उत्पन्न होता है, तो उसके विपरीत हम लघु तथा रूक्ष द्रव्य का सेवन कराएंगे, तो ये विशेष होता है। ऐसे ही गुण युक्त का प्रयोग कराना चाहिए। तो अब यहाँ पर कर्म विशेष का बात है, तो कर्म विशेष में कफ की वृद्धि में व्यायाम और वात की वृद्धि में शयन मतलब कि सोना, तो ये कर्म विशेष है। क्योंकि कर्म समझ लीजिए कफ है, तो कफ से का कर्म क्या होता है? सोना, बैठे रहना, तो उससे कफ की वृद्धि होती है, तो उसको कम करने के लिए हमें व्यायाम का सेवन कराना चाहिए। और वात की वृद्धि होने पर हमें शयन कराना चाहिए, मतलब पेशेंट को सोने के लिए बोलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है सामान्य विशेष सिद्धांत। तो सामान्य विशेष का मुख्य सिद्धांत क्या है? ये देखिए, ये वाला श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही है। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि सामान्य विशेष क्या होता है। इसमें सामान्य विशेष पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सामान्य विशेष सिद्धांत बताइए। तो जितना भी सामान्य चैप्टर में मैंने बताया और विशेष में बताया, वो आपको लिखना होता है, दोनों के लक्षण और दोनों के भेद। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशेष प्रवृत्ति रूपस्यतु। मतलब कि इसका अर्थ ये है कि सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है। जो शरीर में वृद्धि को मतलब कि शरीर में धातुओं को या फिर किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए वृद्धि करे, तो वो सामान्य है। और जो शरीर में कमी उत्पन्न करे, मतलब कि धातुओं को या कोई भी जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको कम करे, तो उसे विशेष कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं।
क्या है, सामान्य और विशेष स्वयं किसी की वृद्धि नहीं कर सकते। मतलब कि जो सामान्य विशेष है वो खुद से किसी की वृद्धि नहीं कर सकते। वो वृद्धि किसके द्वारा करते हैं, सामान्य विशेष हमेशा द्रव्य में आश्रित रहते हैं। मतलब कि जो द्रव्य हैं, द्रव्य में हमेशा सामान्य विशेष द्रव्य के द्वारा ही जो ह्रास या फिर वृद्धि का कारण होते हैं। ह्रास मतलब कमी तथा वृद्धि मतलब बढ़ाने। तो जो कमी और वृद्धि कराने वाले सामान्य विशेष हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं, तो द्रव्य के द्वारा ही वे शरीर में ह्रास, कमी और वृद्धि का कारण होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य से वृद्धि होती है। जो भी मैंने आपको बताया, अगर सामान्य हम जैसे शुक्र की कमी होने पर हम घृत का सेवन या दूध का सेवन कराएंगे, और कफ की कमी होने पर हम दिन में सोना ये सब सेवन कराएंगे, तो वो सामान्य हमेशा वृद्धि कराने वाला होता है। और जब कि जो विरोधी है, अगर विरोधी कारण ना हो तो, अगर समझ लीजिए यहाँ पर विरोधी कारण उत्पन्न होते हैं तो वह जो वृद्धि नहीं कराता। अब विरोधी कारण का अर्थ क्या होता है, समझ लीजिए अमल की आंवला जो होता है वो अमल होता है, तथा पित्त जो है अम्ल होने के कारण वो पित्त को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो पित्त को नहीं बढ़ाता। क्यों नहीं बढ़ाता आंवला, क्योंकि आंवला जो है उसके अंदर वो शीत वीर्य होता है। जो वीर्य है, अष्टांग हृदय में आपने पढ़ा होगा वीर्य किसे कहते हैं, द्रव्यों के कार्य करने की शक्ति को वीर्य कहते हैं। तो जो वीर्य है तो उसमें शीत वीर्य होने के कारण वह शरीर में वृद्धि नहीं करता। तो अगर समझ लीजिए कोई द्रव्य है, अगर वो उसे हमें वृद्धि या ह्रास कराना है तो उसके विरोधी कारण ना हो तभी वह शरीर में वृद्धि और ह्रास का कारण होगा। अगर उसके विरोधी कारण शरीर उत्पन्न होंगे तो वह वृद्धि और ह्रास नहीं कराएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक बार 5 मार्क्स में आया था कि प्रवृत्ति रूपस्य तु, बताइए क्या होता है प्रवृत्ति रूपस्य तु। तो प्रवृत्ति रूपस्य तु को मैं ऐसे बताता हूँ आपको, यहाँ पर नहीं दे रखा इतने अच्छे से, कि प्रवृत्ति रूपस्य तु का अर्थ होता है कि समझ लीजिए सामान्य और विशेष ये क्या होते हैं। सामान्य क्या होता है, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब जो सामान्य है वो वृद्धि कराने वाला होता है। और ह्रास क्या होता है, विशेषस्तु, मतलब ह्रास जो है वृद्धि, जो जो विशेष है वो ह्रास मतलब कमी कराने वाला होता है। तो प्रवृत्ति रूपस्य तु इस श्लोक में लिखा हुआ, प्रवृत्ति रूपस्य तु का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्रवृत्ति रूपस्य तु का अर्थ यह है कि दोनों को प्रवृत्ति में होते हैं। मतलब जैसे अगर सामान्य होगा तो वहाँ पर विशेष नहीं होगा, अगर विशेष होगा तो वहाँ पर सामान्य नहीं होगा। समझ लीजिए अगर जैसे किसी के शरीर में किसी धातुओं की कमी है तो हमने सामान्य द्रव्यों के सेवन से उसकी धातु बढ़ाई, तो वहाँ पर विशेष नहीं होगा। अगर विशेष होगा, अगर किसी के शरीर में धातुओं की वृद्धि है और हमने कमी कराई विशेष के द्वारा, तो अगर विशेष करवाएंगे तो वहाँ पर सामान्य नहीं होगा। मतलब एक के रहने पर दूसरा नहीं होता। अगर हम सामान्य करवाते हैं, सामान्य द्रव्यों का सेवन करते हैं तो विशेष नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ इसका अर्थ यही है प्रवृत्ति रूपस्य तु का, कि एक के रहने पर दूसरा नहीं होता। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य विशेष सिद्धांत आयुर्वेद में उपयोगिता। सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में क्या महत्व है सामान्य विशेष सिद्धांत का, तो आयुर्वेद में का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया चाउक्त तंत्र से प्रयोजन, मतलब कि इस तंत्र चरक तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातुओं को साम्य अवस्था में लाना। जो सप्त धातु आपको पता है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो उन सप्त धातुओं को साम्य अवस्था में लाना ही आयुर्वेद का इस तंत्र का प्रयोजन है। तो यहाँ पर लिखा है जो विषम हुई धातु है, विषम मतलब या तो धातु की वृद्धि या धातु का शमन, मतलब कि धातु की में कमी, तो इन दोनों को विषमता कहते हैं। तो जो विषम हुई धातु से विकार कहा गया है और रोग कहा गया है उसे, तो धातुओं को बढ़ाया घटाया को विषमता कहते हैं। या तो धातु अधिक बढ़ जाए या धातु अधिक घट जाए तो उसे विषमता कहते हैं। तो ये जो बढ़ी हुई तथा घटी हुई जो धातु है उनको साम्य अवस्था में लाने का के लिए ही विशेष सिद्धांत बनाया गया है। मैंने इससे पहले आपको बता दिया है, विशेष के द्वारा ही हम जो घटी हुई जो धातु है उसको बढ़ा सकते हैं सामान्य के द्वारा, और विशेष के द्वारा जो विशेष के द्वारा जो बढ़ी हुई धातु है उनको हम घटा सकते हैं। तो जो घटाने बढ़ाने का कार्य धातुओं का में होता है तो वो सामान्य विशेष सिद्धांत पर ही आधारित है। तो इसका अर्थ यह है कि जो सामान्य विशेष सिद्धांत है वो विशेष महत्वपूर्ण देता है आयुर्वेद में, उसके द्वारा ही हम शरीर में जो धातुओं को साम्य अवस्था में कर रोगों को दूर करते हैं।
यहाँ पर देखिए चिकित्सा में उपयोगिता लिखी हुई है। चिकित्सा में उपयोगिता में क्या लिखा है, जो सप्तर्पण जन्य व्याधि हैं वो धातुओं में विशेष द्रव्य से चिकित्सा होती है। सप्तर्पण किसे कहते हैं मैंने आपको अच्छे से बता रखा है पहले सप्तर्पण, तो मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। सप्तर्पण किसे कहते हैं, जैसे शरीर में अगर अधिक धातुओं की वृद्धि होना या फिर अधिक पोषण होना, तो उसके लिए हम विशेष द्रव्यों का सेवन कराएंगे। और अगर शरीर में धातु अपतर्पण जन्य व्याधि होंगी, अपतर्पण जन्य मतलब कि शरीर में जो धातुओं का कमी हो जाना, तो उससे हम सामान्य द्रव्यों का सेवन कराएंगे ताकि शरीर में धातुओं की वृद्धि हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पृथक तत्व निर्धारण करने का सामान्य विशेष सिद्धांत, मतलब सामान्य विशेष सिद्धांत के द्वारा ही हम किसी चीज़ को अलग या एक कर सकते हैं। दोषों, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, दोषों के समान गुण के धातु विपरीत गुण के आहार विहार में स्रोतस्सों को दृष्टि करती है। मतलब कि जो दोष हैं उनके सामान्य गुण वाले अगर हम द्रव्यों का सेवन करेंगे तो वह शरीर में जो दोष हैं उनको बढ़ाएगी और रोगों की उत्पत्ति करेगी। और हम अगर उनके विपरीत दोष उनका सेवन कराएंगे तो वे दोषों को ह्रास मतलब कम करेंगी और रोगों की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए हमें साम्य अवस्था में रखने के लिए जो हितकर आहार विहार का सेवन करना चाहिए। सदा मनुष्य को अपनी प्रकृति के विपरीत आहार विहार का सेवन करना चाहिए। समझ लीजिए किसी की पित्तज प्रकृति है तो उसे पित्तज आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अधिक पित्त जो है अधिक पित्त बढ़ जाएगा। मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से पित्त चैप्टर जो पढ़ाया था क्रिया शरीर में, उसमें अच्छे से बताया था कि प्रकृति के अनुसार किस प्रकार का आहार विहार का सेवन करना चाहिए। तो अब इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, सामान्य विशेष का सधर्म्य और वैधर्म्य, मतलब कि सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बात की गई है यहाँ पर। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी सामान्य विशेष में क्या होती है। सामान्य विशेष दोनों नित्य हैं, मतलब दोनों को नष्ट नहीं कर सकते हम, और दोनों भाव पदार्थ हैं। भाव पदार्थ मैंने आपको बताए थे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये दोनों सामान्य विशेष भाव पदार्थ हैं। और ये दोनों द्रव्य गुण कर्म मतलब ये इन दोनों में द्रव्य गुण कर्म से संबंध रखते हैं, और दोनों जो है बुद्धिगम गम्य होते हैं, मतलब बुद्धि को उत्पन्न करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें डिसिमिलैरिटी बताई गई है। डिसिमिलैरिटी क्या होती है, ये एकत्व है और ये पृथक तत्व है, मतलब कि ये एक करने वाला होता है, एक करने वाला होता है, ये पृथक तत्व मतलब अलग करने वाला होता है। मैंने श्लोक भी आपको बताए थे इसके, सामान्य एकत्व कर्म और यहाँ पर विशेषस्तु पृथक तत्व। तो ये एक करने वाला होता है और ये पृथक करने वाला होता है। और जो सामान्य है वो वृद्धि करने वाला होता है, सामान्य वृद्धि कारणम श्लोक था इसका। और ये ह्रास करने वाला होता है, इसका श्लोक था ह्रास हेतु विशेष। तो जो विशेष है वो ह्रास करने वाला होता है। इस ये जो है तुल्य जो है वो जो तुल्य अर्थ का बोध कराए उसे हम सामान्य कहेंगे। इसका श्लोक भी था तुल्य अर्थ ही सामान्य, मतलब जो तुल्य अर्थ का ज्ञान कराए उसे सामान्य कहते हैं। और जो अतुल्य मतलब कि अलग अर्थ का बोध कराए तो उसे विशेष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हम देखते हैं ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, विशेष शब्द की निरुक्ति, विशेष के तर्क संग्रह के अनुसार लक्षण। तो ये जो लक्षण मैंने आपको बताए आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। अब यहाँ पर देखिए विशेष को वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण स्पष्ट करें। यहाँ पर चरक के अनुसार विशेष के लक्षण बताए, जो तीनों श्लोक मैंने आपको बताया तो चरक के अनुसार हैं। विभिन्न मत अनुसार विशेष के लक्षण यहाँ पर बताने हैं आपको। यहाँ पर विशेष के भेदों का विस्तार से वर्णन, तो विशेष के क्या भेद थे, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, तो इनका आपको विस्तार से वर्णन करना है। और यहाँ पर विरुद्ध और अविरुद्ध विशेष का बताया है, जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। यहाँ पर द्रव्य गुण कर्म का परीक्षा में क्या महत्व है, जो भी मैंने आपको बताया था कि द्रव्य गुण कर्म से हम क्या कर सकते हैं दोषों की, इसमें सारे उदाहरण देने हैं। जो मैंने बताया था कि जैसे सोने से कफ की वृद्धि होती है, तो अगर किसी में वात की का कमी है तो हम उसे सोने के लिए बोलेंगे ताकि उसमें कफ की वृद्धि हो जाए, वात का शमन हो जाए। तो इसमें आपको अच्छे से बताना है ये। अब यहाँ पर ये देखिए
विशेष का आयुर्वेद में महत्व बताना है कि आयुर्वेद में हम किस प्रकार चिकित्सा के द्वारा विशेष का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर सामान्य विशेष सिद्धांत का वर्णन मैंने कहा था आपको, ये 10 मार्क्स में आ जाता है सामान्य विशेष सिद्धांत। और यहाँ पे प्रवृत्ति रूपस्य को स्पष्ट करें। देखा जो मैंने आपको बताया था कि ये 5 मार्क्स में आ जाता है प्रवृत्ति रूपस्य, तो ये प्रवृत्ति रूपस्य को स्पष्ट करें। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 समवाय विज्ञानीय अध्याय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।